अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, पहले तकरीबन 4 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव व्यू हमने आपके सामने रखा था। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाकी के भी 4-5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे, उनको पढ़ेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि क्या चीज़ हमसे पूछी जा रही है और हमें उनको अटैम्प्ट कैसे करना है, एग्जामिनर को सेटिस्फाई कैसे करना है, किस तरह से अपना जवाब, अपना कॉन्सेप्ट एग्जामिनर के आगे प्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के एक दफ़ा डिटेल डिस्क्रिप्टिव व्यू की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे लेक्चर का पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। वैसे चैप्टर में ये 5th है, लेकिन आज के लेक्चर का हमारा ये पहला रिव्यू क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और फिर हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। स्टेटमेंट में एग्जामिनर कहता है, अ स्टूडेंट सेज, एक स्टूडेंट है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है दैट टू टर्म्स स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रेफर्स टू द सेम थिंग। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्टूडेंट कहता है कि स्पीड और फ्रीक्वेंसी, किसी वेव की स्पीड और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ के दो नाम है। क्या ऐसा ही है? आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या आप कहेंगे कि ये बात दुरुस्त है या गलत है? स्टूडेंट्स, इस बात का जवाब देने के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी और स्पीड का प्रॉपर साउंड नॉलेज होना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्या होती है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन कर चुके हैं। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। सो लिखते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमने कहा फॉर एग्जांपल कि अगर किसी वेव को स्टडी किया जाए तो 1 सेकेंड में लेट से यहाँ से 1, 2, 3 वेव्स पास कर रही हैं। सो लेट से कि इस 1 सेकेंड के टाइम में एक पर्टिकुलर पॉइंट से 3 वेव्स पास कर रही हैं, तो हमने कह दिया कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। स्टूडेंट्स, इसका ताल्लुक नंबर ऑफ वेव्स के साथ है कि अगर तो नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड में ज़्यादा गुजर जाएंगी, हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर 1 सेकेंड में कम वेव्स उस पॉइंट से गुजरेंगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। सो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक वेवलेंथ के साथ तो होगा, लेकिन ये वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का मतलब ये है कि सपोज कर लें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वेव्स ने ट्रेवल करना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का फासला है डी। तो स्टूडेंट्स, ए से बी तक कितने टाइम में ये फासला तय किया गया, ये बताएगा वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या है। सिंपल वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी से मुराद है किसी भी वेव की रफ्तार, कि वो फासला कितनी देर में तय करती है। यानी कि अगर मैं कहूं कि कोई वेव 1 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होगी। यानी कि हम यही बात लिखकर देखते हैं, 1 मीटर कवर्ड इन 1 सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकंड होगी। इसके बरक्स हम स्टूडेंट्स कहें कि अगर एक वेव 1 मीटर का फासला 2 सेकंड्स में तय कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी 0.5 मीटर्स पर सेकंड होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी से मुराद है तय करदा फासला पर यूनिट टाइम, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी वेव्स 1 सेकंड में ट्रेवल कर रही है। सर, हमने ये देखा कि यहाँ पर 1, 2 और 3 वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। सो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअली भी दोनों बातें मुख्तलिफ हैं और डेफिनेशन के एतबार से भी दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। तो आपका रिस्पॉन्स होगा नो। फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये कभी भी सेम नहीं हो सकती। सो द स्टूडेंट हु इज
discussing the speed and frequency must say that these two things are different from each other. मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा होगा. चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले रिव्यू क्वेश्चन की तरफ. स्टूडेंट्स ये हमारे सामने है आज का अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है. टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस, दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस. वो इसकी लाउडनेस पर डिसएग्री कर रहे हैं. एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैपन. ऐसा क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स याद कीजिए, आपने लाउडनेस कहा था किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. आपने मेजरली 3 फैक्टर्स बताए थे लाउडनेस के. लाउडनेस एक आपने कहा था एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है. फिर आपने कहा था लाउडनेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर भी डिपेंड करती है, और लाउडनेस डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी पर भी डिपेंड करती है. लेकिन यहाँ पर तो तमाम चीज़ें हमें एक जैसी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं सेम म्यूजिक है. तो स्टूडेंट्स सेम म्यूजिक का मतलब ये है कि उसका एम्पलीट्यूड भी एक जितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक जितनी है, और उस केस में हम ये कह सकते हैं कि एक ही किस्म के एरिया से प्रोड्यूस हो रही होगी. तो सारे फैक्टर्स सेम है. दोनों को जो म्यूजिक मिल रहा है वो सेम काइंड का है, और स्टूडेंट्स इस केस में दोनों खड़े भी सेम फासले के ऊपर हैं. लेकिन फिर भी दोनों को जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डिफरेंट महसूस हो रही है. इसकी क्या रीजन है? तो स्टूडेंट्स हमने एक चौथा फैक्टर भी ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस किया था. वो चौथा फैक्टर क्या था स्टूडेंट्स? उसको रिकॉल करें. द फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड वाज द सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी ऑफ ईयर, हमारे कान की सेंसिटिविटी. अगर एक शख्स इस लाउडनेस को ज्यादा कंसिडर करे तो हम कहेंगे उसका कान ज्यादा सेंसिटिव है, वो लाउडनेस को इजीली सेंस कर सकता है. और अगर हम ये कहें कि दूसरा शख्स जो लाउडनेस सुन रहा है वो क्लेम कर रहा है कि लाउडनेस कम है, तो हम क्या कहेंगे? द पर्सन इज हैविंग द डिफेक्टिव ईयर. उसका कान सही से काम नहीं करता, उसका कान का सेंसिटिविटी लेवल कम है, इसीलिए उसको ज्यादा लाउडनेस भी कम सुनाई दे रही है. उसके कान की सेंसेस, उसकी लिसनिंग सेंसेस या हियरिंग सेंसेस इतनी बेहतर तौर पर काम नहीं कर रही. सो स्टूडेंट्स द फोर्थ फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग, in sensing the loudness of sound, that is the sensitivity of the ear. तो हम कहेंगे दोनों लोगों की, दोनों observers की sensitivity of ear different है. The person who is sensing the greater loudness is having a more sensitive ear, and the person who is sensing the less loudness of sound is having a defective ear. So students उम्मीद करता हूँ कि ये concept आपका क्लियर हुआ होगा, आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा. स्टूडेंट्स चलते हैं इससे अगले सवाल की तरफ. स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आज का थर्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? क्या एको और रिफ्लेक्शन में कोई फर्क है? स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन एक जनरल टर्म है. अगर हम पहले रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं यकीनन आप जानते हैं. हम कहेंगे कि अगर एक बाउंड्री है, कोई ऐसा डिफरेंट नेचर का मीडियम है जिससे साउंड आए, टकराए और टकराकर वापस चली जाए, तो ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन कहलाएगा. सो स्टूडेंट्स इट इज़ अ वेरी जनरल टर्म. इस केस में हम जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दे बोथ मस्ट बी इक्वल. एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बनेगा, दे मस्ट बी इक्वल. स्टूडेंट्स सिर्फ किसी भी वेव का दूसरी सरफेस को टकरा कर वापस आ जाना रिफ्लेक्शन है, लेकिन इको थोड़ी सी डिफरेंट है. स्टूडेंट्स याद रखिएगा इको का जो कॉज है या इको की जो रीजन है वो रिफ्लेक्शन ही है. सो स्टूडेंट्स द रीजन ऑफ इको इज रिफ्लेक्शन. सो इसकी वजह तो रिफ्लेक्शन ही है,
अब इको को डिफाइन कैसे करें स्टूडेंट्स? हम इको को डिफाइन कर चुके हैं। इको एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम अपनी ही आवाज को दूसरी दीवारों या दूसरी हर्डल से टकराकर दोबारा सुनते हैं। हम इसको रीहियरिंग भी कह सकते हैं, यानी अपनी ही आवाज को दोबारा रेपिटेटिवली सुनने का अमल। स्टूडेंट्स, इको आवाज की रिफ्लेक्शन से होती है, ये मैं भी आपको दिखा चुका हूं, लेकिन ये डिटेक्ट उस सूरत में होगी कि अगर रिफ्लेक्शन का टाइम, यानी एक आवाज किसी हर्डल से टकरा कर जो वापस आ रही है, दैट टाइम शुड बी 0.1 सेकेंड। सो इसे कहते हैं एको, यानी आवाज का दोबारा सुनाई देना। अगर 0.1 सेकेंड से पहले आवाज टकरा कर आ जाएगी तो हमारा कान इसे सुन नहीं पाएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि हमारे कान का सेंसेशनल पीरियड, यानी वो टाइम जिसे हम किसी भी आवाज को सेंस कर सकते हैं, वो मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड है। अगर कोई भी आवाज उससे पहले टकरा कर आ जाएगी तो हमारा कान उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमारे कान के उस मिनिमम सेंसेशनल टाइम से पहले आ चुकी है। सो इसके लिए कंडीशन है कि जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इट शुड बी आफ्टर 0.1 सेकेंड। और इसके लिए जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था वो 70 मीटर्स का होना चाहिए, यानी कि अगर सोर्स और सरफेस के दरमियान, हार्डल के दरमियान तकरीबन 17 मीटर्स का फासला होगा तो ही स्टूडेंट्स आवाज जाके उस सरफेस को टकराएगी। यहां पर अगर फासला हम देखें 17 मीटर्स, तो आवाज जाकर टकराएगी, टकरा कर फिर वापस आएगी, कुल मिलाकर 34 मीटर्स का फासला तय करेगी। तो कितना वक्त लग जाएगा इतने में? 1 सेकेंड लग जाएगा, 0.1 सेकेंड लग जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन फॉर इको को मीट करता है, लिहाजा ये इको यानी दोबारा से आवाज हमें सुनाई देगी, इको का प्रोसेस होगा। सो रिफ्लेक्शन और इको में टेक्निकली सिर्फ इतना सा फर्क है कि रिफ्लेक्शन जर्नल टर्म है, हम किसी भी वेव के लिए रिफ्लेक्शन का लफ्ज यूज कर सकते हैं, और इको को हम स्पेसिफिकली साउंड के लिए यूज करेंगे। इको भी रिफ्लेक्शन ही की वजह से होती है, और कंडीशंस फॉर टाइम एंड डिस्टेंस दोनों आपके सामने में रख चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक कदम और आगे अगले सवाल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का अगला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो इस बुक का, इस चैप्टर का सेकंड लास्ट है। क्वेश्चन फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है और वाकई कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन सेज, विल टू सेपरेट 50 डेसिबल साउंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ 100 डेसिबल? एक्सप्लेन। कहते हैं कि क्या अगर आपके पास दो साउंड के सोर्सेज हों और दोनों 50 डेसिबल 50 डेसिबल साउंड इंटेंसिटी लेवल की साउंड्स प्रोड्यूस करें, तो मिलकर क्या ये 100 डेसिबल की साउंड्स प्रोड्यूस कर देंगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? स्टूडेंट्स, आपको इसका जवाब देने के लिए अपने साउंड इंटेंसिटी लेवल के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं कि 1 बेल इज इक्वल्स टू 10 डेसिबल। तो ये 50 डेसिबल किसके इक्वल होगा? 50 डेसिबल शुड बी इक्वल्स टू 5 बेल। स्टूडेंट्स, ये मैंने क्यों बताया आपको, ये मैंने यहां पर क्यों लिखा है? याद कीजिए, मैंने इस साउंड इंटेंसिटी लेवल के यूनिट्स को एक्सप्लेन करते हुए कहा था, अगर हम कहें कि किसी साउंड की लाउडनेस 5 बेल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाउडनेस ऑफ साउंड फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से 10⁵ टाइम्स ग्रेटर होगी। इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एग्जांपल कुछ देनी पड़ेगी आपको याद है मैंने कहा था कि 1 बेल मीन्स, अगर साउंड की लाउडनेस 1 बेल है, इसका मतलब ये है कि द लाउडनेस इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द लाउडनेस ऑफ L0 फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। हमने इसके लिए कहा था कि ये 1 बेल किसकी लाउडनेस आती है? फॉर द रसलिंग ऑफ
लीव्स, और रसलिंग ऑफ लीव्स के लिए इंटेंसिटी क्या थी, 10⁻⁻11 वॉट पर मीटर स्क्वायर, याद कीजिए स्टूडेंट्स। और आई नॉट फेंटेस्ट ऑडिबल क्या होती है, -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो पावर को फोकस किया है मैंने, पावर -11 पावर -12। तो स्टूडेंट्स ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से 10 टाइम्स ज्यादा इंटेंस और 10 टाइम्स ज्यादा लाउडर है। तो इसका जो डेसिबल लेवल है या साउंड इंटेंसिटी लेवल है, लाउडनेस का जो लेवल है वो 1 बेल है। तो अगर किसी का 5 बेल है तो वो कितने टाइम्स होगी, 10⁻5 टाइम्स लाउडर होगी फ्रॉम द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर दोनों 50 डेसिबल या 5 बेल की साउंड्स को प्ले कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों इंडिविजुअल साउंड्स फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से तकरीबन 10⁻5 टाइम्स लाउडर है, लेकिन ये मिलकर 100 डेसिबल नहीं बनाएगी। ये नहीं कहा जा सकता कि ये 100 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करेंगी, दिस इज नॉट द केस, क्योंकि यहाँ पर इनका जो एम्पलीट्यूड या साउंड लेवल है वो ऐड अप नहीं हो रहा। यहाँ पर दो डिफरेंट साउंड 50 डेसिबल की हैं जो ये बता रही हैं कि ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से कितने टाइम्स ज़्यादा लाउडर हैं। तो इनके इकट्ठे साउंड करने से 100 डेसिबल का साउंड इंटेंसिटी लेवल अचीव नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स दिस वाज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ जरा बेल के कॉन्सेप्ट को रिकॉल भी कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स एक अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स ये है हमारे इस चैप्टर का लास्ट रिव्यू क्वेश्चन। ये रिव्यू क्वेश्चन भी लास्ट ही है और हमारे आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। व्हाई अल्ट्रासाउंड्स इज यूजफुल इन मेडिकल फील्ड। स्टूडेंट्स आपको याद होगा ये हमारे रिव्यू क्वेश्चंस में भी मौजूद था, तकरीबन रिपीट क्वेश्चन है, तो उसको हल्का सा फ़ौरन देख लेते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड के क्या यूजेस पढ़े थे मेडिकल की फील्ड में। हमने वहाँ पर मेडिसन में डिस्कस किया था और मैं आपको तीनों यूजेस बता चुका था कि ट्रीटमेंट के लिए कैसे यूज़ किया जाता है और डायग्नोसिस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है और एज अ डिसइंफेक्टेंट कैसे यूज़ किया जाता है। तो वही तीनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आपको रिकॉल करवा देता हूँ। इट इज़ यूज्ड इन diagnosis, it is also used in the treatment, इसे हम ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है, यानी जरासीम कश चीज़ भी है। तो स्टूडेंट्स इसके ये 3 यूज़ हैं मेडिकल की फील्ड में। मैं बता चुका था कि इसके वैसे तो और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मेडिकल की फील्ड में इसके यही 3 यूजेस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचा है। तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप समझ और सीख भी चुके हैं। स्टूडेंट्स अब हमारी अगली बार मुलाकात होगी इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे और छोटे छोटे थे, इसीलिए हमने इन्हें 4-5 कोशिश की कि एक ही लेक्चर में वाइंड अप किए जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। अब हमारा अगला टारगेट है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बहुत सिंपल से हैं, आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही खुद ब खुद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी और समझ आ जाना ही सबसे बड़ी विक्ट्री है। अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को समझ आए तो फिर सिर्फ सोल्यूशन करना होता है फॉर्मूला पुट करके, फिर कोई बड़ा काम नहीं रह जाता। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के डिस्कशन के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।